प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे 4 सेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हमें करना चाहिए था। और चलो शुरू करते हैं सेशन को। और अगर अब तक चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है और लगातार कंटेंट देख रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT। चलो, तो पहला सेट है हमारा फर्स्ट सेट, एक ग्राफ बेस्ड सेट है, बार ग्राफ बेस्ड सेट है। और क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक उत्तर दिए। ठीक है, कहानी क्या है, हमारा उत्पादों का अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट है? सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल और बुक रैक। पहला क्वेश्चन है डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे डेटा लेना है, आंसर करना है। 10 सेकंड का सवाल। डाइनिंग टेबल और बुक रैक का अंकित मूल्य का औसत। तो डाइनिंग टेबल हमारा कितना आ रहा है? 10,000 और 7,000, 8,500 औसत हो जाएगा। ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। 10,000 प्लस 7,000 बटे 2, 8,500। सेकंड क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। 20% यानी कितना होगा? 20% होगा 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमारा अगर CP कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और दिया है अंकित मूल्य ज़्यादा है 20%, यानी कि 5 से 1 ज़्यादा है, तो अगर 5 हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ तो 6 रुपये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। और फिर दुकानदार ने कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी है। ठीक है, अच्छा, अंकित मूल्य हमें पता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का अंकित मूल्य हमारा है 15,000। लेकिन ध्यान देना, जब भी कभी ऐसा सवाल दिया है जहाँ पे हमें सारा रिलेशन सारा रिश्ता हमें वैसे ही सवाल में दे दिया है, तो हमें इस वैल्यू को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे वैल्यू भी यूज़ करोगे तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा सवाल, बट ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो 15,000 के बजाय 12,726 होता है, तब तो फिर तुम यही कैलकुलेशन करते रहते। सीधे सीधे हमें दिया है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो अगर क्रय मूल्य 5 रुपये होगा अंकित मूल्य 60 रुपये होगा, या क्रय मूल्य अगर 50 रुपये होगा अंकित मूल्य 60 रुपये होगा। ठीक है, क्योंकि लाभ प्रतिशत के लिए पूछा है तो ज़्यादा आसान रहेगा। तुम 100 और 120 मान लो कि अंकित मूल्य 100 है तो मार्क प्राइस हमारा 120 हो गया। और फिर कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर कितना दिया है? 50। क्रय मूल्य अगर 100 है, ठीक है, अंकित मूल्य गलती से शायद बोल दिया था, तो अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी है। 120 में 15% कितना आ जाएगा? 120 का 15%, 10% आएगा 12, 15% आएगा 18, तो -18। ठीक है, 10% आएगा 12, 5% आएगा 6, 12 6 18, 18 घटा दो, 102 आ गया। यानी कि 100 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है? 102 में बेच रहा है, 2 रुपये का फायदा होगा, 2% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा। खत्म हो गया सवाल। हमें एक्चुअल वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है उससे कभी कभी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज़ जो डिफरेंट है इस बार कि 5 ऑप्शन है हर एक क्वेश्चन में, और पांचों ऑप्शन उन इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन एडिशनली दिया हुआ है। ठीक है, तो जो कि थोड़ा सा पेपर को मुश्किल बनाता है। ठीक है, और फिर बस ये इसका एक पर्पज़ ये भी है इस ऑप्शन का कि इसके थ्रू अगर कभी तुम्हारा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन ई उस केस में आंसर हो जाएगा। एनीवे, तो डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। ठीक है, तो डाइनिंग टेबल का हमें 10,000 दिया हुआ है। क्या 10,000 दिया है अंकित मूल्य, तो 8,000 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। और फिर दुकानदार को 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 1/4 का लाभ मिल रहा है, तो 4 पे 1 का लाभ मिल रहा है। और ये 4 क्या होगा? 4 होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और 5 हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 5 का मान दिया है, 5 हमारा है 8,000 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,600। एक यूनिट अगर 1,600 है तो हमसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, यानी कि 4 का मान पूछ रहा है, तो 4 गुणे 1,600 कर दोगे, 6400 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट फटाफट करते हुए चल रहे हैं आगे। और ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकान द्वारा अर्जित लाभ 1,200 है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट क्या होगी? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है 3:4 सेल फोन का। तो सीधे सीधे सवाल है बिल्कुल। 8,000 है सेल फोन का अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3:4 है, 4 की वैल्यू है 8,000, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 6,000। अब 6,000 में खरीदा, छूट दी है कितने की? 1,200 की, तो 8,000 में 1,200 कम कर दोगे, 7,200 आ जाएगा। 7,200 में बेचा, सॉरी 7,200 में कैसे बेचा? अच्छा, 6,800 में बेचा। कौन सी घड़ी लगा रहे हैं? ऐसे तो हो गया। ठीक है, तो 6,800 में बेचा 6,000 का सामान, तो फायदा कितना होगा? 800 का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 800 रुपये। आखिरी सवाल इस सेट का, स्मार्टफोन और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में। अभी विक्रय मूल्य के बारे में हमें नहीं पता दोनों का। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये है। ठीक है, स्मार्ट वॉच का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, दैट इज 4,800। तो स्मार्ट वॉच के लिए CP क्या है? CP है 4,800।
और दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, लाभ दिया है, लेकिन लाभ दिया है अंकित मूल्य के परसेंट के हिसाब से, क्योंकि हमें अंकित मूल्य तो पता है। तो अंकित मूल्य का 10% लाभ मिल रहा है, और स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना है हमारा, 6,000 है। तो 6,000 का 10% यानी कि 600 का लाभ मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 5400 रुपये। और हमें दिया है स्मार्ट वॉच बुक रैक का, बुक रैक BR, विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। तो 4 का मान पता है, बस 5 का मान निकालना है। तो 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 से जाएगा 1350। एक यूनिट का मान आ जाएगा 1350, और हमें चाहिए 5 यूनिट। 4 यूनिट था 5400, 5400 प्लस 1350, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6750 रुपये। ठीक है, 6750 रुपये। बुक रैक पर दी जाने वाली छूट क्या होगी, तो बुक रैक का हमारा 7,000 रुपये दिया हुआ मान, हमें अंकित मूल्य का 6750 हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो छूट हो गई 250 रुपये की। ऑप्शन बी आंसर हो गया। तो ये पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया। और आई बिलीव पहले सेट का 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान थे, 5वें सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, बट बाकी सवाल तो आसान ही था। तो ये सारे सवाल हमारे पहले सेट के कंप्लीट हुए। अब दूसरे सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 हमारा कह रहा है, नीचे कह दिए गए पाई चार्ट में 5 अलग अलग महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में निर्मित कुर्सियां, और कुर्सियां दो तरह की हैं, व्हील चेयर्स हैं और ऑफिस चेयर्स हैं, की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दिया हुआ है। यानी कि जनवरी में 27% बनी है, कुल कितनी है, 5,000। जनवरी में बनी 27%, फरवरी 20%, मार्च 18%, अप्रैल 10% और मई 25%। ठीक है, तो हमारा जनवरी में कितना, 27%। 1% कितना होगा, 50 होगा, 5,000/100 50 होगा। जनवरी में आ जाएगा 1350, फरवरी में आ जाएगा 1,000, मार्च में आ जाएगा 900, अप्रैल में आ जाएगा 500, और फिर मई में आ जाएगा 1250। फिर हमें दिया है हर महीने का व्हील चेयर की संख्या का ऑफिस कुर्सी के निर्माण से अनुपात। व्हील चेयर की संख्या का रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हील चेयर्स टू ऑफिस चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो व्हील चेयर और ऑफिस चेयर, पहले है व्हील चेयर, बाद में है ऑफिस चेयर। कुल मिला के कितना है, जैसे जनवरी में कुल है 1350, और हमें दिया 2:1, यानी कि कुल हो जाएगा 3। 3 यूनिट की वैल्यू है 1350, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1350/3, यानी कि 450। और इसमें से हमारी 450 इंटू 2, 900 होंगी व्हील चेयर, और 450 हो जाएंगी ऑफिस चेयर। फटाफट बाकी वैल्यूज भी करते हैं। 7 3 मिला के हुआ 10, 10 से भाग दोगे किसको, फरवरी का, 1000/10 यानी 100, तो 700 और 300 हमारी आगे व्हील चेयर और ऑफिस चेयर। ऑर्डर ध्यान रखना, पहले व्हील चेयर है, बाद में ऑफिस चेयर है। फिर ऐसे 4 और 5 कुल मिला के हुआ 900, 400 500 हो गया। ठीक है, अगला वाला 1 1 मिला के हुआ 2, आधा आधा हो गया, यानी कि 250 250। एक सेकंड, ये थोड़ा सा वरना कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो 250 और 250 हो गया। फटाफट से कैलकुलेशन कर ले, ताकि उसके बाद में फिर क्वेश्चंस में ये डेटा बार बार नहीं कैलकुलेट करना पड़े। 3 2 5, 5 हुआ 1250, यानी 750 और 500। तो ये सारे मान आ गए हमारे व्हील चेयर और ऑफिस चेयर के। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। कुल कितनी कुर्सियां निर्मित हुई थी जनवरी में, 1350। तो 1350 में से 20% तो बिकी ही नहीं। 20% कितना आएगा, 1/5, यानी 270 तो नहीं बिकी। बिकी कितनी, बची हुई 1080 हमारी बिकी हैं कुर्सियाँ। फिर कह रहा है, जनवरी में नहीं बिकी हुई कुर्सियाँ की संख्या और व्हील चेयर की, व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। नहीं बिकी हुई कुर्सियाँ कितनी हैं, 1080, और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात, एक सेकंड, नहीं बिकी हुई ऑफिस कुर्सियों और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो जनवरी में बेची हुई व्हील कुर्सियों की संख्या क्या होगी, तो नहीं बेची हुई कुल है 1080, नहीं बिकी हुई ठीक है, नहीं बिकी थी 20%, 270 में से 270 हमारी नहीं बिकी थी, और 5:4 है। ऑर्डर क्या है, ऑफिस, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है लैंग्वेज की वजह से, ऑफिस और व्हील, 5:4 है। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, पहले जो हमारा देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया है, व्हील और ऑफिस, बट यहाँ पे ऑर्डर उल्टा है। तो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता है ये क्वेश्चन बनाने वाला। 5:4, तो 5 4 9, कुल 9 हुआ, 9 यूनिट है हमारा, 270, 1 यूनिट होगा 30, तो 150 हमारी ऑफिस कुर्सियाँ हो जाएंगी, और 120 हमारी हो जाएंगी व्हील कुर्सियाँ, जो कि बिकी नहीं। सवाल पूछ रहा है जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियाँ कितनी होंगी, तो व्हील कुर्सियाँ जो नहीं बिकी वो हैं 120। कुल व्हील कुर्सियाँ कितनी आई थी हमारी जनवरी की, आई थी 900, तो 900 माइनस 120, हमारा आंसर आ जाएगा 780। ऑप्शन बी 780। ठीक है, तो ये सेट थोड़ा सा फंसाने वाला है, थोड़ा सा फंस सकते हो इसमें। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, तो जून में जो व्हील कुर्सियाँ हैं मार्च की संख्या का, व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है। मार्च में व्हील कुर्सियाँ कितनी थी हमारी, मार्च में व्हील कुर्सियाँ थी हमारी 400, तो 400 का 5/8, 400 गुणे 5/8, ये हमारी जून में निर्मित व्हील कुर्सियाँ होंगी। 8 से गया 50, बचे 250, 250 व्हील कुर्सियाँ हो गई जून में। और फिर मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है।
तो ऑफिस कुर्सियाँ की संख्या मार्च में कितनी थी? मार्च में थी ऑफिस कुर्सियाँ हमारी 500, तो जून में हो जाएंगी 300, 300 कुल आ जाएंगी 550। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर। फरवरी में जितनी व्हील कुर्सियाँ बनी है और अप्रैल में व्हील कुर्सियाँ जो बनी है, तो फरवरी में व्हील कुर्सियाँ आई थी हमारी 700, अप्रैल में आई थी 250। इनका अंतर चाहिए ना? हाँ, 700 और 250 का अंतर, अंतर आ जाएगा 450। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात। मई व्हील कुर्सियाँ, जनवरी ऑफिस कुर्सियाँ। तो मई की व्हील कुर्सियाँ थी हमारी 750 और जनवरी की ऑफिस कुर्सियाँ थी हमारी 450। ठीक है, तो 750 अनुपात 450, तो 150 से 5:3 हो गया। ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगला सवाल, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की संख्या की कुल संख्या के अंतर का कितना प्रतिशत है? अप्रैल में जो हमारी ऑफिस कुर्सियां बनी है, ठीक है, अप्रैल की ऑफिस कुर्सियां टोटल क्या, किसका अंतर? फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुल कुर्सियां हैं, फरवरी की टोटल जितनी भी चेयर्स हैं और अप्रैल की टोटल जितनी भी चेयर्स हैं, इनका जो अंतर आ रहा है उसका कितना परसेंट होगा? ठीक है, तो अप्रैल में ऑफिस और अप्रैल में टोटल कितना था? अप्रैल में हमारा ऑफिस की चेयर्स हैं 250 और कुल है 500। ये मान तो आ गया 250 और यहाँ आ गया 500, और 500 और किसका अंतर? फरवरी की जो कुल चेयर्स हैं, फरवरी के हमने 20% है यानी 1000, 1000 और 500 का अंतर आ गया 500 का, तो 250/500 कितना होगा? 50%, 1/2, 50%। ऑप्शन ये आंसर आएगा। सवाल की लैंग्वेज ज़रूर थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रही थी, बट सवाल बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ठीक है, तो सेकंड सेट भी हमारा डन हो गया, और आई बिलीव अप्रिशिएट कर पाओगे, क्वेश्चंस डुएबल हैं, बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं, बस एग्जाम में थोड़ा सा फोकस अपना रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा अपना समय बचा के रखना पड़ेगा मैथ के लिए। अगर तुमने बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में किया या पेपर में बाकी क्वेश्चंस में ज़्यादा समय दे दिया, तो फिर मैथ के लिए समय बचाओगे नहीं, तो गलतियाँ करोगे या फंसोगे। अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस डेफिनेटली किए जा सकते हैं एग्जाम में, ये बात तो समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारा अगली शिफ्ट में पेपर है, आगे के पेपर्स हैं, तो डेफिनेटली ये सवाल किए जा सकते हैं। अगले सेट पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक है, अगला सेट हमारा है, दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत और पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दिखाती है। ठीक है, अब ऐसे किसी भी सेट में देखो तुम किस तरह से अपना डेटा लिखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेबल हमें दिया हुआ है, टेबल में क्या दिया है? कंपनी का नाम, 4 कंपनियां हैं ABCD, पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कुल कर्मचारियों की संख्या दी है, और पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत दिया हुआ है। कुल कर्मचारी 2000, 2400, 1800, 2800। पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना? 60%, 75%, 50% और 75%। 60% यानी कितना होगा? 3/5 होगा। 75% कितना होगा? 3/4 होगा। 50% 1/2 होगा। 75% फिर से 3/4 होगा। फिर फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत दिया है, तो हमें पुरुष कर्मचारी निकालने होंगे, फिर वैसे ही महिला कर्मचारी निकाल आएंगे बचे हुए जो होंगे। ठीक है, फिर फाइनेंस विभाग में तुम देखोगे वहां पे पुरुष और महिला कर्मचारी निकालने होंगे, यानी कि कैलकुलेशन है इस सवाल में, काफी सारे डेटा है और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला सवाल है, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी? तो पहले तो सारे कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तब तो औसत निकलेगा। तो वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे। पहले हमने लिखा ABCD, शांति से, क्योंकि एक बार सारा डेटा हमने लिख लिया अच्छे से, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है? तो ABCD में से कुल कर्मचारी हमारे कितने हैं? 2000, 2400, 1800, 2800। तो इसको बाहर लिख लेते हैं, 2000, 2400, 1800 और 2800। ठीक है, अब मेल कर्मचारी और फीमेल कर्मचारी, तो मेल निकाल लेंगे और फिर फीमेल को घटा के निकाल लेंगे। ओके, मेल कितने हैं? पहले वाले केस में 60% यानी 3/5 है। 3/5 कितना होगा? 1/5 होगा 400, 3/5 आ जाएगा 1200, तो मेल हो गया 1200, फीमेल हो गई 800। ऐसे ही बी के लिए 75% यानी 3/4, तो 3 हो जाएगा 1800, 1 हो जाएगा 600, यानी महिलाएं हो जाएंगी 600। सी में 1800 आधा आधा है, 900 900। डी में 75% 3/4 यानी 2100 और 700। तो कुल महिला और पुरुष कर्मचारी तो हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं फिनेंस विभाग में कर्मचारियों के बारे में। ठीक है, तो अब जो बाकी है डेटा हमारा फिनेंस विभाग, पहले फिनेंस का टोटल निकालते हैं, फिर फिनेंस विभाग में मेल और फीमेल को वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिनेंस में मेल और फिनेंस में फीमेल। तो फिनेंस में टोटल कितना आएगा? 70%, 70% कितना होगा? 10% हो गया 200, 70% हो गया 1400। थोड़ा सा जगह ज़्यादा दे दी यहाँ पे। 2400 का 50% यानी 1200।
फिर 1800 का 60%, 18 108, 1080। 2800 का 50%, 1400। ठीक है, फिर कंपनी ए में 1400 में मेल फीमेल का अनुपात कितना है? 4:3, 4 और 3 मिला के हुआ 7। 7 की वैल्यू है 1400, एक की हो गई 200, यानी कि 800 और 600 आ गया। ठीक है, अगर तुमने वीडियो का स्पीड ज़्यादा रखा है तो थोड़ा सा स्लो कर दो ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, 3 और 1 कुल हुआ 4, और 4 की वैल्यू है 1200, एक की आ जाएगी 300, तो 900 और 300, 1080। 5 4 कुल मिला के हुआ 9, 12 नवैया 108, तो एक हो गया 120, 120 5 4 यानी कि 600 और 480। फिर आ गया 9 5 14, और 14 की वैल्यू 1400, एक की वैल्यू 100, यानी 900 और 500। ये सारे मान आ गए हमारे। हमें सबसे पहले सवाल में करना है फिनांस में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या। तो कुल कितना आ रहा है? कुल निकाल लो। 6 3 900, 1380, 1880, 1880 बटे 5, सॉरी बटे 4, बटे 4, 4 ही तो कंपनी है, तो 450 प्लस 20, 470। ऑप्शन ए आंसर आ जाए। अगला सवाल। अगला सवाल है सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर क्या होगा? सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डेटा सारा के सारा दिया फाइनेंस विभाग के बारे में, मार्केटिंग विभाग के बारे में कुछ भी डेटा नहीं दिया है। तो दिमाग में ये बात आ सकती है कि शायद इस सवाल में हम पता नहीं लगा पाएंगे, निर्धारित नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी है इस सवाल में, जो बताती है, जिसकी वजह से हम इस सवाल का जवाब पता लगा सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनियों में 2 ही विभाग हैं। अगर इस सवाल में ये होता, सिर्फ इतना दिया होता और ये नहीं बताया होता कि कंपनी में सिर्फ 2 विभाग हैं, फिनांस और मार्केटिंग, और भी कई विभाग होते, तब तो हम बिल्कुल भी इस सवाल को पता नहीं लगा पाते और आंसर यही मार्क करते कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सवाल का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 2 विभाग हैं। तो जितने कुल पुरुष में से जितने बचे, वो बचे हुए पुरुष कहाँ पे होंगे? मार्केटिंग विभाग में होंगे। जो महिलाएं बची वो कहाँ पे होंगी? वो सारी की सारी मार्केटिंग विभाग में होंगी। ठीक है, तो टोटल तो हमने निकाला ही हुआ है। तो फिनेंस में हमारे महिलाएं हैं 1880, पुरुष कितने होंगे? पुरुष कितने होंगे? 8 9 17, 17 9 26 है 3200। तो 3200 पुरुष हैं फिनेंस में, महिलाएं हैं 1880, और कुल पुरुष कितने हैं हमारे? 12 18 3000, 3000 6000। तो 6000 में से 3200 घटा दोगे, बचे हुए मार्केटिंग में होंगे। जो मार्केटिंग में 6000 माइनस 3200, यानी कि 2800 पुरुष होंगे मार्केटिंग में। और महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं कुल आ रही हैं हमारी 8 6 14, 14 और 16, 3000। ठीक है, 3000 में से 1880 घटा तो 1120, 2800 और 1120। 2800 हमारे पुरुष हैं, 1120 महिलाएं हैं मार्केटिंग में। अच्छा सवाल था ये। डिफरेंस है हमारा 1680 का। जैसा मैंने बताया, अगर ये लाइन नहीं मेंशन की होती कि सिर्फ 2 डिपार्टमेंट हैं, तब आंसर पक्के से निर्धारित नहीं किया जा सकता था, बट क्योंकि ये 2 ही डिपार्टमेंट हैं, तो बचे हुए जितने होंगे वो सारे के सारे मार्केटिंग में ही होंगे। अगला सवाल, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या कुल आया था 6000, 6000 बटे 4, 1500। अगला सवाल, सी में फिनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग में, सी फिनेंस में कितने पुरुष हैं? पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग में, मार्केटिंग में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट होगा? ठीक है, तो सी में फिनेंस में मेल कितने हैं? सी फिनेंस मेल आए हैं हमारे 600, 600। और डी में मार्केटिंग में कितने रहेंगे? डी में फिनेंस में है, कुल है हमारे 2800, फिनेंस में है 1400, तो बचे हुए 1400 हमारे मार्केटिंग में है, तो 600 बटे 1400 अनुपात आ जाएगा 3/7 का। और 3/7 कितना होता है? 1/7 होता है हमारा 14.28%। ठीक है, तो 3/7 आ जाएगा, लगभग लगभग 43%। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, तो डी में हमारे कुल कितने हैं? 2800 हैं। 2800 में से 1400 तो हमारे ऑलरेडी आ गए हैं फाइनेंस में, और बचे हुए 1400 होंगे मार्केटिंग में। और फिनेंस में क्या मान आया है हमारा? कुल 2800 में से कितने मेल और कितने फीमेल हैं? 2800 में से 2100 मेल हैं और 700 फीमेल हैं। और फिर फिनेंस में कितने मेल कितने फीमेल हैं? 900 और 500 मेल फीमेल। तो बचे हुए मेल फीमेल होंगे हमारे मार्केटिंग में, यानी कि 2100 माइनस 900, 1200,
700 माइनस 500 200, तो 1200 अनुपात 200 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 6:1। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। हाँ, आखिरी सवाल है। अब अपने अगले सेट पे चलते हैं, लास्ट सेट पे चलते हैं। और आई बिलीव कि तुम्हें सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, उतने मुश्किल नहीं जितने कि 2023 में आए थे। डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन ये आ सकते हैं। एग्जाम में अपने पास टाइम रखोगे और अटेंटिव रहोगे, समझोगे बातों को, तो जरूर कर पाओगे। लास्ट सेट ये कह रहा है, निम्नलिखित तालिका एक निश्चित वर्ष में 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या क्विंटल में दर्शाती है। ठीक है, तो हमें 5 फसलें हैं, 5 किसान फसलें हैं, राई, सरसों, जई, गन्ना और गेहूं। और किसान है रोशन, प्रभाकर, तेजा, भार्गव और कृष्ण। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का कितना परसेंट है? तो रोशन ने कितना उत्पादन किया है? 640 और 920। जब भी जोड़ो हमेशा ध्यान रखो कि पहले जैसे मान लो तुमने 640 और 920 जोड़ा, ऐसे देखो जैसे 600 प्लस 40 और 900 प्लस 20। जब जोड़ रहे हो 640 तो पता है तुमको, 640 में पहले 900 जोड़ो, ठीक है, तो 1540 हो गया, फिर 20 जोड़ो, तो गलती नहीं होगी, वरना कई बार कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं। ठीक है, और तो अब जोड़ते हैं इसको। 640 प्लस 900 1540 प्लस 20 1560, 15 3 1860, 1900 हो गया, 1900 900 2800 और 300 3100। 3100 हमारा माना गया रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलों का। और भार्गव ने कितना किया है उत्पादन? 200 और 1050 1250, 1530, 2370, 3190, 3190। तो लगभग लगभग आसपास से थोड़ा सा कम है रोशन का। कितना कम है? 3190 का 1% कितना होगा? 1% आएगा 31.9। ठीक है, तो लगभग लगभग 90 कम है, और 90 हो जाएगा लगभग लगभग 3%। तो 3% कम कर दोगे 100% में, 97% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। पहला सवाल तो हो गया। अगला सवाल, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात क्या होगा? कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात क्या होगा सभी किसानों द्वारा उत्पादित? सरसों कितना आएगा? 920 580, तो 900 600 1500, 2160, 3100 3210 और 700 3970। तो 3970, 3970 आ रहा है हमारा सरसों। और जैसे ही 3970 आ रहा है, 397 एक ऐसी संख्या है, ये 3 से विभाजित नहीं हो रही। अरे बड़ी अजीब है, शायद ये एक प्राइम संख्या होगा। 52 से तो नहीं होगा, 185 से नहीं होगा, ठीक है, और 229 वगैरह से भी नहीं होने वाला। तो क्लियरली हमें ये तो पता चल रहा है कि या तो ऑप्शन ए आंसर होगा, अगर इतनी बात समझ पा रहे हो, या तो ऑप्शन ए आंसर होगा, या तो ऑप्शन डी फिर ई आंसर होगा। ठीक है, तो कोई और आंसर तो होना नहीं है पहला। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं की संख्या 2840 आनी चाहिए मेरे हिसाब से। 300 440 740 और 1340 1390, 2190 2210, 2840। तो बिल्कुल 2840 ही आया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर बताना है। यहाँ पे हमें क्या बताना है? राई और जई के औसत के बीच का अंतर बताना है। कुल जो उत्पादन उसके बीच का अंतर नहीं बताना है, औसत के बीच का अंतर बताना है। तो पहले पूरा कुल निकाल लेंगे, उसके बाद में औसत कितना आएगा? 5 है तो बटे 5 करेंगे। तो चाहे कुल का अंतर निकाल लें फिर बटे 5 करें, या पहले औसत निकाल के फिर अंतर करें। ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले हम दोनों का कुल का अंतर निकाल के फिर 5 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 5 किसान है। ठीक है, तो राई और जई, तो राई हमारा है 640 और 480, 4 1120, 1870, 2070 और 2330। और जई आ रहा है 340, 520, 770, ठीक है, फिर 1050 और 1370। ये फर्क आ गया। 2330 और 1370 का अंतर कितना आएगा? 2330 से 1000 कम करेंगे 1330 आएगा, 40 जोड़ दोगे, यानी कि 1000 माइनस 40 960 का अंतर आया। क्योंकि 5 किसान है, बटे 5 करोगे 192 आ जाएगा हमारा औसत का अंतर। या चाहो तो पहले औसत निकालना हो तो पहले कर लो, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल हो। अगला सवाल, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें कितना है? कुल फसलें निकाल के बटे 5 कर देंगे। तेजा का कितना उत्पादन है? 750, 660। सारे निकाल देंगे तो पहले ही एक बार साथ ही जोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। 7 6 1300, 1410, 1660, 2160 और 2220, 2870। 2870 आ रहा है कुल, और फसलें हैं 5, बटे 5 करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 560 और 14 574। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? यानी कि सारे जोड़ हमें एक जगह लिखने पड़ेंगे। 3100 आया था, एक सेकंड, 3100, बाकी मान निकाले थे क्या हम? 3100 3190 किसका आया था? भार्गव का आया था। ठीक है, 3100 आया इसका रोशन का, 3190 आया भार्गव का,
तेजा का कितना आया था 2870। प्रभाकर का कितना, प्रभाकर का निकाल चुके हैं कि नहीं निकाला है? नहीं निकाला है, करना पड़ेगा। ठीक है, 5 4 900, 1060 और 1240, 1840, 2280। ठीक है, प्रभाकर का मान आ गया हमारा 2280। और फिर आखिरी निकालना है हमें कृष्णा का, कृष्ण का 7 2 900, 1020, 1340, 2060 और 2690। तो हमें निकालना है तीसरी सबसे कम फसलें किसने उगाई। सबसे कम उगाई है प्रभाकर ने, फिर आएगा कृष्ण और आखिर में आएगा तीसरे नंबर पे आएगा तेजा। तेजा ने सबसे तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इस तरह से हमने चारों के चारों जो डीआई के सेट है उनको कंप्लीट कर लिया। आई बिलीव तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और ये भी कॉन्फिडेंस हुआ होगा अगर तुमने अच्छे से तैयारी किया, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन देखे कि हाँ ये सारे के सारे सवाल डेफिनेटली ऐसे आए हैं। पहले सेट में, पहली शिफ्ट में तो ऐसे आए हैं कि जो सारे ही सवाल किए जा सकते थे एग्जाम कंडीशंस में, एग्जाम में। ठीक है, तो इससे तुमने अपना लर्निंग लिया होगा। कमेंट में मेंशन करना तुम्हें सेशन कैसा लगा, और किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो भी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। सेशन को लाइक ज़रूर करना, और साथ में कमेंट में अगर अपना फीडबैक दोगे तो ये सब चीज़ें हेल्प करता है सेशन को और लोगों तक पहुंचने में। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना, और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। और इसके अलावा मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई स्ट्रेस है एग्जाम से रिलेटेड, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाओ, एग्जाम बढ़िया जाएगा। ठीक है, और ख्याल रखो, पढ़ते रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।